Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026. पहले नेमार देन रोनाल्डो और असूलन कल मेसी का सफ़र भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट ही लिव्स टू सर्वाइव अनदर डे. इजिप्ट वर रॉब्ड लास्ट नाइट. हर किसी की ज़ुबान पे यही अल्फाज है कि इजिप्ट के साथ रात थोड़ी सी ज़्यादती हुई है. अर्जेंटीना फेवरेबल डिसीजंस जिसकी वजह से दे हैव एडवांस्ड. कुछ लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं और मोस्टली वो मेसी फैंस या अर्जेंटीना फैंस हैं. अदरवाइज अगर न्यूट्रल्स का ओपिनियन पूछें तो सबका यही ख्याल है. हमने तो अपनी टेक दे दी, मेसी फैन से भी पूछ लेते हैं कि उसका कल मैच के बारे में क्या ख्याल था. डू यू फील के थोड़ी सी जो रेफरिंग है वो बायस थी? नहीं, पहले तो इजिप्ट की आई ना जिस तरह रिएक्शन था, एब्सोल्युटली शेमलेस. बस सो लूजर्स हैं पूरे वो. जिस तरह से एक्स साइन दे रहे थे, जिस तरह से हम चलो बात करें डिसीजंस की. आप मुझे बताएं कौन सा डिसीजन गलत था? मुझे सिर्फ आपने बताना डिसीजन, मैं आपको बताऊंगा क्यों वो ठीक था. ये बताएं. पहले जो वार वाला डिसीजन था ना, पहला गोल जो डिसअलाउड हुआ इजिप्ट का, जो इजिप्ट का डिसअलाउ हुआ, यानी उतना एक तो रोल बैक करना, फिर रोल बैक करते करते यही है कि हम फिर पिछले साल के डिसीजन पे भी चले जाते हैं. ठीक है, और अगर आपने वो एक बार गलत कह दिया तो देन जो एंड पे साला की पेनल्टी वाले 2 फाउल्स थे. पहले वही क्लिप थी जो एक साला की हुई थी और अब जो उसको दूसरे प्लेयर को क्लिप किया था. कंसिस्टेंसी लैक कर रही थी. लिसांड्रो मार्टिनेज उसके पैर पे पैर आया? यस नो कहना बस आपने. जी यस नो कहना है. लिसांड्रो मार्टिनेज के पैर पे पैर आया? नहीं, पैर पे पैर नहीं. मुझे क्वेश्चन दे बस. नो, मैं आपको बताता हूँ. जो डिसअलाउ किया ना, वैसे शर्ट पुल की वजह से किया उसने. आप बताएं पैर पे पैर आया उसके? क्योंकि उन्होंने रिप्ले ये देखा पैर पे पैर आया, पैर पे पैर था. अब आप कहते हैं जो पिछले साल पे ले जाना था, क्यों लेके जाना था? 15 सेकंड का डिले था बीच में, और रेफरी वीआर पीछे चेक कर रहा है ना. वीआर का काम है, आप गेम कंटिन्यू करो, आप पीछे देख रहे हो, तो उसमें क्या डिसीजन है इस तरह का? जो नहीं, वो रेफरी के सामने हुआ. असल 2 चीजें हैं. एक है क्लियर एंड ऑब्वियस, कि वो क्लियर एंड ऑब्वियस एरर थी. रेफरी सामने खड़ा था, उसने देखा, लेट गो किया, जाने दिया मैच को. देन आगे चल के, क्योंकि देखो अब साला की पेनल्टी क्यों नहीं दी, उनका कहना यही था कि ये बॉक्स में थी और मैच चेंजिंग. साला की पेनल्टी डिफरेंट काम है, क्योंकि उसमें बॉल विन किया अल्वारेज ने. पहले अल्वारेज का पैर लगता है बॉल को, साला आगे चला जाता है, बॉल साला से पीछे चला गया, फिर साला गिरता है. बहुत डिफरेंट सिनेरियोस हैं ये. क्लिप किया उसने जो नहीं, तो पहले बॉल विन कर लिया ना उसने, टैकल मारा पहले, उसने पहले टैकल मारा, खत्म बात हो गई. जब लिसांड्रो मार्टिनेज पे फाउल हुआ तो फाउल पेनल्टी दी जाती है कि अच्छा, अगर इंग्लैंड को पेनल्टी पड़ जाती है, आप सबसे ज्यादा यहाँ पे टीवी पे कहते हैं कि इंग्लैंड को रॉब किया गया, पर जब अर्जेंटीना की बात है या नैरेटिव है, 2022 में हमने चलो कहा कि रिग्ड है, वो मजाक रेज बेट करते थे वो, पर 2026 में नैरेटिव बहुत ज्यादा हो चुके हैं. अब ये कैजुअल जो व्यूज है ना, वो भी समझते हैं हाँ यार ये तो लगता है तो अर्जेंटीना के साथ है, तो भी नैरेटिव गलत है. हमें एंजॉय करना चाहिए था कल का मैच कि 3-2 है, इतना इंटरेस्टिंग मैच था, पर यहाँ पे नैरेटिव है कि रिग्ड हो गया. नहीं, मैच तो ठीक है, लेकिन फाउल जो, अगर फाउल है तो फाउल तो देना. कि मुझे लिसांड्रो मार्टिनेज पे अगर फाउल है, नहीं क्या, वेरी सॉफ्ट रीजन बेसिकली यही है. गोल डिसअलाउ करने के लिए ना, आपको कोई ऐसा फाउल होना चाहिए जो मैच चेंजिंग डिसीजन है. इतने बड़े स्केल पे पैर गोल पे पैर आ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा और क्या डिसीजन है, पैर पे पैर आ गया, खत्म बात यहाँ पे. तो फिर मेसी को नहीं, अगर इसका मतलब मेसी को फर्स्ट मैच में रेड कार्ड मिलना चाहिए था. फिर डिफरेंट सिनेरियो है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है. देख ही नहीं रहा मैच. आप 3-4 स्टेप लेकर लग रहे हो, तब फाउल तो तब भी हुआ था, फाउल तो तब भी हुआ था. जिस चीज से मेरा इतराज है ना, वो है कंसिस्टेंसी से. कंसिस्टेंसी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी. ये बस नैरेटिव यार, आप मुझे एग्जांपल दे दो बस, खत्म बात हो गई. डिपॉल ने शूर को मुक्का मारा है, शूर नीचे गिरा. तो मैकलिस्टर को जब गिराया गया 46 मिनट में, वो कोई नहीं देखेगा. रोमेरो को कोई येलो कार्ड भी ना मिलना, वो ठीक था. तो इजिप्ट के प्लेयर्स ने भी इस तरह के काम किए बहुत ज्यादा. वहां पे हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ अर्जेंटीना पे फोकस क्यों करते हैं? इजिप्ट वालों को भी येलो मिलता है हर तरह, हर मैच में इस तरह का होता है. पर अर्जेंटीना के जब मैच में आता है तब यहाँ पे नैरेटिव होते हैं रिग्ड है, हम मुसलमानों को बड़ा सपोर्ट करते हैं. पर यहाँ पे क्या हो गया, ये मुसलमान इजिप्ट बाहर हो गया तो मुसलमानों की हम तरक्की देख रहे हैं, ये बातें यहाँ पे हो रही हैं. तो ऐसा थोड़ी होता है. वो राइटली कह रहे हैं. अगर हैदर एग्री कर ले कि पहले मैच में मेसी को रेड कार्ड नहीं मिलता था, रेड कार्ड तब डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं था. देखो यही बायस है, यही तो डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं था, डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं था. भाई पूरा फाउल है, कोई भी देख ले, किसी बंदे को भी देख ले जो फुटबॉल देखता भी नहीं, वो देखने पैर पे पैर आया था. नहीं ना, मेसी का पैर आया था 3-4 स्टेप्स के बाद आया था, एक टैंगलिंग हुई थी पैरों की उनकी, फिर फाउल हुआ और फाउल दिया गया था. कल वाला तो टैंगल भी पूरा नहीं था, वो तो इतना स्लाइड कांटेक्ट. मार्टिनेज फेमस है गिरने के लिए, वो अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड डेज से ऐसे चलता आ रहा है. तो आप फाउल करते रहेंगे, जब पैर पे पैर आया तो वो फाउल भी नहीं, फाउल के बाद गिरा. मैं सिर्फ ये कहता हूं, इतना ऑब्वियस फाउल है वो. हम इस बात को यहां पे लेकर बैठे हैं. राउंड ऑफ 16 जैसा मैच, इतना इंपॉर्टेंट मैच, इजिप्ट ने गोल कर दिया है
अच्छा उसके बाद भी ये नहीं कि लास्ट अर्जेंटीना के बॉक्स के बाद फाउल था तो रेफरी ने रोका क्यों नहीं? वो आगे जाने वीआर किस लिए? वीआर किस लिए? वीआर तो पहले है ना, वीआर है तो वीआर है मेसी को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, वीआर है मेसी को वर्ल्ड कप जितवाने। भाई ये नैरेटिव हम सोचेंगे जब मेसी वर्ल्ड कप दोबारा जीत जाएगा तो सारे यहाँ पे रोएंगे और मैं खुश होऊंगा। नहीं जीतने लगा वो, इसके बाद भी नहीं जीतने लगा, यही तो मैं हम आपसे कह रहा देखेंगे। हूं। हमने 2022 में सुना जब पूरे लोग ऑस्ट्रेलिया से क्रोएशिया पे गए, नीदरलैंड से फ्रांस पे। इस फॉर्म पे तो मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड भी हरा लेगा। स्पेन को तो छोड़ ही दिया इसने, अब जैसे मेसी का हो गया, अब मेसी की तरफ भाई चला जहाँ पे गया। ज्यादती होगी मैं कहूंगा मेसी तो से ज्यादती हो रही है। साथ जाती हुई है क्या? मुझे बताओ क्या ज्यादती है भाई जब फाउल था ही नहीं तो फाउल दिए नहीं ना, सॉफ्ट टच पे भी फाउल दे दिए। देखो केप वर्डे को भी नहीं हरा पा रहे, हरा पा रहे या हरा दिया? इजिप्ट को भी नहीं डिफरेंस है हरा यहाँ पा पे, रहे। हरा दिया, इजिप्ट को भी हरा दिया। कौन आगे जा रहा है? अर्जेंटीना जा रहा है, यहाँ पे खत्म बात होगी। वैसे आप देखो इजिप्ट ने उस गोल के डिसअलाउ होने के बाद भी अगेन वही दोबारा गोल किया। वो तो जैसे उन्होंने फीफा रेफरी सबको जवाब दिया है। टेक्निकली जो टैक्टिक्स वगैरह है वो तो हम देखते हैं कि अर्जेंटीना लैग कर रहा है वो, पर हम ये रेफरी का डिसीजन, ये बहुत डम पॉइंट है जो हम निकाल के बैठे हुए हैं इस वक्त। वो डम होता है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं एग्री कर लेता आपकी बात से, अगर आप दूसरी टीम के बारे में भी यही कह रहे होते। सेम फाउल अगर मेसी पे हुआ होता तो तब आप, या मेसी ने किया होता तब भी आप कहते कि वाकई ये गलत है, तो मैं एग्री कर लेता। मेरा जो इशू है ना, चलो एक कहते हैं बाय द बुक्स रूल अप्लाई करने, मेरा इशू कंसिस्टेंसी से है कि कंसिस्टेंटली इनको फेवर मिल रही है, वो मिलती जा रही है। आप मुझे बताएं जब मेसी पे फाउल होगा हम तब देखेंगे। अभी मेसी पे फाउल हुआ है? वो नहीं, मेसी ने फाउल किया है, वो नहीं दिया गया। जब वो नहीं था वो फाउल तो दिया ना वो, पर रेड कार्ड नहीं था वो। कौन तब बात है ऐसे भी बात हुई जब हाफ लाइन पे था, जब साला को फाउल हुआ, वो फाउल था कि नहीं था? यार ऐसे डिसीजन तो अर्जेंटीना के खिलाफ भी गए हैं। ये तो यार मेरी बात सुना, अगर अर्जेंटीना के खिलाफ फाउल होते हैं, मगरिब की बात मशरिक लेके जा रहे हैं, फाउल होता है ना, फाउल दें या ना दे वो रेफरी की गलती है। एक बार हैदर को चांस दे देते हैं। अब सिंस इसने अर्जेंटीना का इतना फ्लैग कैरी किया है, टीम चेंज करने का चांस है। स्पेन की वजह अगर आप चाह रहे हो अर्जेंटीना जीत जाए, नहीं स्पेन तो मेरी प्रेडिक्शन है ना कि स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगा। अब अर्जेंटीना से तो दिल है वैसे मेरा हमेशा से। अब प्रॉब्लम होनी है जब फिर मैं कहता हूं कि मेरा दिल है इजिप्ट के साथ, फिर कहते हैं कि नहीं एक तो बाहर हो गए अर्जेंटीना को, बाहर हो गए, नॉर्वे की बात करो, सोफा वहां लगवा दे, सोफा वहां लगवा दे। भाई जो फाउल है फाउल दे भाई, ये फाउल करता जा रहा है, बताओ ना कि हुआ क्या था। हर बंदे ने जिसने देखा उसे पता है, कोई बाहर बैठा उससे पूछ लिया जाएगा। डिफरेंट सिनेरियो से दोनों के, एक में इजिप्ट के प्लेयर ने बॉल वेंड नहीं किया, सीधा कांटेक्ट आया पैर पे। मोहम्मद साला की बाई पे आलवेज ने बॉल छीना, उससे ये पैर गया, उसके बाद साला गिरा जाके। डिफरेंट सिनेरियोज हैं और दोनों राइट कॉल्स। अच्छा एक ही हैदर का पॉइंट आ गया। मेरा पॉइंट ये है कि दोनों फाउल जो है ना वो नहीं देने चाहिए थे। साला वाला भी नहीं देना चाहिए था और जो मार्टिनेज से फाउल है वो भी नहीं देना चाहिए था। तब हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी या तो दोनों ही देना, फिर अगर मार्टिनेज पे दिया वो साला का भी दे। हम घंटा बात कर लेंगे पर एग्री नहीं करेंगे हम इस बात पे। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ, वो हम डिसीजन छोड़ते हैं व्यूअर्स पे या सब पे। जो न्यूट्रल्स का ओपिनियन तो आपके सामने आ चुका हुआ है, वो न्यूट्रल बायस्ड है ना, बहुत कैजुअल व्यूज हैं वो। जो नैरेटिव ये देख रहे हैं कि वो शायद आपको बायस कंसिडर कर रहे हो ना, वो इस टाइम शायद आप ज्यादा बायस लग रहे हो कि ये अभी तक मेसी कोई वो नहीं कर पा रहा। लेकिन मेसी इज ह्यूमन आफ्टर ऑल। वो हमने उसकी पेनल्टी मिस से देख लिया। पेनल्टीज क्यों नहीं वो किसी और को दे रहे? ये तो अब वर्ल्ड कप में आप अगर नहीं चाह रहे अर्जेंटीना जीते या ऐसी बाहर से हेल्प आती है। मेसी को मैं हर चीज पे ट्रस्ट कर लूंगा, पर उसको कैरी में पेनल्टीज पे कभी ट्रस्ट नहीं किया मैंने। वो 2016 हो, 2012 की चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हो, फिर वो मैं यही कह रहा हूँ, वो फिर क्यों नहीं छोड़ा पेनल्टीज लेना? वो अगर टीम के लिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेसी की पीआर गेम कितनी स्ट्रांग है। रोनाल्डो को हम इसी बात पे नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, मेसी को क्यों नहीं करते? रोनाल्डो 8 गोल भी नहीं मारा वर्ल्ड कप के अंदर, इस वक्त टॉप स्कोरर भी नहीं है, इस वक्त टीम को कैरी भी नहीं कर रहा। इस वक्त मेसी के ना कमर पे बहुत ज्यादा वजन है। बात पेनल्टी की हो रही है तो पेनल्टी की बात देखो, पेनल्टी रोनाल्डो नहीं मारा, रोनाल्डो की पेनल्टी फिर भी एक ऑब्वियस फैक्ट है कि मेसी अच्छा पेनल्टी टेकर नहीं है, वो सबको पता है। ह्यूमन है आफ्टर ऑल, कोई ना कोई मिस्टेक होती है। कल उसकी जब वो चल रहा था ना कि उसने कितनी पेनल्टी स्कोर की है, कितनी मिस की है, तो वो सामने नजर आ रहा था कि कितनी उसने बाहर मारी है। अब अगर वो वाकई कैप्टन है, चाहता भी है कि सेल्फ से निकल के टीम के बारे में सोचे, जो मेरा यही शुरू से है कि मेसी प्लेज द पीआर गेम वेल। रोनाल्डो को हम शायद थोड़ा ब्लेम ज्यादा कर देते, लेकिन मेसी ने प्रूफ तो फिर वही किया कि उसके लिए अर्जेंटीना का बेस्ट पेनल्टी टेकर कौन है? अल्वारेज कहेंगे जो पिच पे था उस वक्त, जो पिछले 5 में 3 मिस कर चुका है। मैकलिस्टर, वो पेनल्टी शूटआउट्स के अंदर प्लेयर्स हम 11 में से 12 पेनल्टी उसने की हुई है। 11 में से 12 में से 11 उसने पेनल्टी स्कोर की। हमने कल भी देख लिया था, लिवरपूल, हमने ब्राजील की गेम में भी देखा ब्रूनो मैच जितना अच्छा पेनल्टी टेकर है, जब बड़ा मूवमेंट आता है तो इस तरह लोग चौक कर जाते हैं। नहीं वो तो हर बंदे से होता है। मेसी ने भी कल चौक मेसी करनी है, मेसी ने भी चौक करके उसने कमबैक भी तो किया ना, गोल मार के बाहर निकाला ना। बात ही पेनल्टी की हो रही है तो बात क्यों बदल रही है? बात बदल क्यों रहा है? अगर देखो बात ही पेनल्टी की हो रही है। आप देखो पेनल्टी पे भी नहीं
मान रहे हैं कि मेसी को नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो बेस्ट पिक कौन है? नहीं मैकलिस्टर नहीं है, मैकलिस्टर पिस्टन के पैसे भाई स्टैट्स देख लो, फैक्ट्स देख लो, असल में देखो आंखों से देखा है कि मैकलिस्टर बेहतर वो है। हैदर जैसे प्लेयर्स हैं जो मेसी को कह के ना अर्जेंटीना को भी लगवा देते हैं। नहीं अर्जेंटीना की बात ही नहीं कर रहा, मेसी की बात कर रहे हैं। जब कोई और कहते हैं रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं पोर्चुगल की बात करो, पोर्चुगल जो है रोनाल्डो को ऐसे कह रही है, ऐसे कह रही है, रोनाल्डो जो है ड्रॉबैक है। यार कहना क्या चाह रहे हैं, ये लाइन यार आप कहना मेसी ये की चाह बात रहे हैं नहीं कि कर रहे हो। पेनल्टीज मेसी को छोड़ के मैकलिस्टर को लेनी चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। वो अर्जेंटीना के लिए बेहतर है। अगर आप अपनी मेसी वो फैन वाली उतार के देखोगे तो आप भी यही कहोगे कि उसके लिए बेहतर है। और थोड़ा सा पोर्टुगल वाला सिनारियो चल रहा है, स्कोलानी ये डिसीजन नहीं ले पा रहा। मेरे ख्याल से मेसी, लेकिन जब तक मेसी पिच पे रहेगा मेसी पेनल्टी लेगा, क्योंकि वो मेसी है। यहाँ पे खत्म बात। तो ये फिर हाँ, वही जब तक वो मिस फिर भी बायस्ड करता आ है। गया, ये फिर वही बायस्ड आ हम गया। मेसी की बात कर रहे हैं, फिर हम किसी और रोनाल्डो की बात की नहीं कर रहे यार हैं। हम फिर जो हम- भी बहस करते हैं अर्जेंटीना उसे ही लेने दे रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं अब? एग्जैक्ट अर्जेंटीना एंड में वो ऐसे जीत भी रहे हैं। बात तो खत्म फिर बात। वही रोनाल्डो वाली आ गई ना हाँ। कि रोनाल्डो अगर पिच पे है तो है, नहीं, मेसी इस पिच बात पे में है मैं तो हैदर के साथ थोड़ा सा एग्री करूंगा कि अब रोनाल्डो के जो है, हम रोनाल्डो को मेसी से मिला सकते हैं। जॉन नेवेस जैसा प्लेयर जो है रोनाल्डो के बारे में कह रहा है वो सिर्फ नॉर्मल प्लेयर है हमारी तरह। अब मेसी के साथ अर्जेंटीना को देखे कि अर्जेंटीना कैसे साथ साथ होती है, मेसी की टीम वर्क होता है, तो रोनाल्डो के साथ कंपेयर करना जो है फेयर नहीं है, ये मैं कहना वो चाहूंगा। इधर थोड़ा सा आपका बायस भी निकल आता है रोनाल्डो के नहीं, अगेंस्ट। देखिए- लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा मैच की तरफ आते हैं। ओवरऑल अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस हाउ वाज इट? नहीं वो तो बहुत अच्छी थी एंड पे। वो End पे पर हमने फुल बैक्स का जिस तरह देखा है मसला, सारे गोल जो अर्जेंटीना को जिस तरह कंसीड किए हैं वो राइट साइड से लेफ्ट साइड से क्रॉसेस पे आ रहे हैं। जिस तरह पहले जॉर्डन के खिलाफ था, वहां से टीमों ने क्रैक कर लिया कि इनको मसला कहाँ पे है। अब केप वर्डे ने वही चीज देखी और इजिप्ट ने भी वही जिस तरह किया, और पेस जिस तरह अर्जेंटीना हैंडल नहीं कर पा रहा, जिस तरह पेस निकल गया था इजिप्ट वगैरह, तो वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेसी जो है 75 मिनट तक, मतलब मैं कहूंगा वर्ल्ड कप की इस मेसी की सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी 75 मिनट तक। पर उसके बाद जो दूसरा गोल जब इजिप्ट ने किया है उसके बाद स्विच हुए ये लोग। उसके बाद मेसी ने जो राइट साइड पे स्विच किया ना, क्योंकि मिडल में मेसी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, राइट साइड पे गया, वहां से उसने क्रॉसेस फेंके और गोल। वो जो उसको सब किया ना, उसके बाद से मैच थोड़ा सा चेंज हुआ था। लाउटारो मार्टिनेज मार्टिनेज जब वो मिडल में आया ना, तो देन मेसी, जैसे वो हैदर ने कहा ना, उसका राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद मैच चेंज हुआ था। इजिप्ट की थोड़ी सी गेम मैनेजमेंट जो है ना आखिरी 15 मिनट में शायद उतनी बेहतर बात नहीं है है। अफ्रीकन टीम्स का ये है, जब तक वो 80 मिनट तक खेलेंगे ना तब तक वो जीतेंगे। 80 मिनट के बाद वो जो उनका हार नहीं हारना है, ऐसे ही दिखा जा रहा है। वो ग्लोरियस फेलियर वाला ही उनका हिसाब है। वो तभी लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते हैं अफ्रीकन टीम से, कि उनको लग रहा था। और फाइनली वही फिर बात आ रही है ना, 6 यूरोपियन टीम्स हैं आखिरी 8 में से, साउथ अमेरिकन सिर्फ एक अर्जेंटीना रह गया। अदर देन दैट तो कोई अब ऐसा वो स्पेशल रह नहीं गई बात उनमें। अर्जेंटीना लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि कोई अब डिफरेंस क्रिएट कर पाएगी, या वो 22 वाली स्टोरी रिपीट होना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे भी लग रही है जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब लकी रह जाते हैं जिस तरह कमबैक वगैरह कर रहे हैं वो, पर इसमें हर बार तो नहीं चलता रहेगा ना। अब स्विट्जरलैंड से अगला मैच है, एक्सपेक्ट कोलंबिया हम कर रहे थे, पर स्विट्जरलैंड 120 मिनट खेल के आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी मुझे लगता है आसानी हो सकती है। पर सेमीफाइनल में अगर इंग्लैंड आती है तो मेरे हिसाब से नहीं हरा पाएंगे। मेरे ख्याल से अब आगे जो इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना मैच है ना, इनकी थोड़ी राइवलरी चलती भी आ रही है 96 वर्ल्ड कप से, जो 98 में भी यही था। वो बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप जो है ना वो बनता आ रहा है। और मैं तो खुद चाहूँगा, पहले मेरी कल ख्वाहिश थी कि अर्जेंटीना अगर बाहर हो जाए, इंग्लैंड का थोड़ा सा पाथ ईजियर हो जाएगा। लेकिन आफ्टर लास्ट नाइट्स कंट्रोवर्सी मेरी ख्वाहिश यही है कि इंग्लैंड ही अर्जेंटीना को जो है ना वो बाहर करे। और मेसी का वैसे तो रिकॉर्ड अगेंस्ट इंग्लिश टीम्स बड़ा अच्छा है एट क्लब लेवल। अब लेट्स सी कि वो जो इंटरनेशनल मैचेस है ना उसमें खेलते हैं। एक जो बहुत इमोशनल चीज़ थी ना लास्ट नाइट व्हेन मेसी वन द मैच और अर्जेंटीना वन द मैच, जिस तरह मेसी वाज वीपिंग, वो यूजुअली ऐसे इमोशंस आते नहीं होते, आइदर वर्ल्ड कप जीतने के बाद आते हैं या फिर ये है कि बाहर होने के बाद आते हैं। एक मैच जो वो जीत गए थे, मुझे ये फील होता है कि कल मेसी को भी लगा कि, सोच के तो नहीं आए थे लेकिन उसको भी लगा कि शायद मे बी ये अब कर्टन्स टाइम हो गया। तो वो जो फीलिंग थी ना बाहर होने की और उसके बाद जीतना, वो जो रिलीफ थी, वो उसने थोड़ा सा ओवरकम कर लिया इमोशंस को। वरना इजिप्ट के अगेंस्ट बड़ा इजी मैच, राउंड ऑफ 16 का मैच जीत के ये वाले इमोशन समझ नहीं लगती। तो डू यू ऑल्सो फील कि एक टाइम पे मेसी को भी नजर आ गया था कि मे बी द वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर? नहीं, जिस तरह हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अर्जेंटीना का ये वर्ल्ड कप के बाद मेसी रिटायर हो जाएगा इंटरनेशनल से, इस मैच के बाद कंफर्म हो गया है कि मेसी रिटायर हो जाएगा। जिस तरह से वो इमोशंस उसको आए, क्योंकि 78 मिनट तक तो लग रहा था कि कहानी खत्म है इनकी। और जिस तरह से मेसी हर चीज जीत चुका है आज तक, जो चीज देखो हर चीज चुका है, फिर भी उसके बाद ये पैशन है कि वो इतना केयर कर रहा है इस मैच का, राउंड ऑफ 16 इजिप्ट के खिलाफ, और जिस तरह से इमोशनल था। हाँ, अच्छा, बाकी जो अफ्रीकन टीम्स को तो हमने थोड़ा क्रिटिसाइज कर ही लिया,
लेकिन इजिप्ट के जो दोनों गोल्स थे वो ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा बड़े counter पड़ा परफेक्टली वो काउंटर पड़ा है। बिल्कुल वो मुझे तो फीफा गेम याद आ गई जिस तरह हम वो थ्रू बॉल निकालते हैं ना वो गेम में, सिमिलर वो थ्रू बॉल निकली। और जो जीको एक तो पहला गोल वो जितना अच्छा गोल किया था ना, मुझे तो इसीलिए लग रहा था कि चौक ऑफ नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा दुखना तब हुआ था जब पेरेडिस का टैकल पड़ा था। उमर मरमूश ने इतनी बॉल होल्ड क्यों करी? 3v1 था, मेरे 4v1 था, ऑलमोस्ट पीछे से आ रहा था प्लेयर उनका, तो जो है उसे पास कर देना चाहिए था। उमर मरमूश अगर पास कर देता इजी गोल था। अच्छा वो हुआ ये, वो जो पेरेडिस का टैकल था ना वो वैसे समझ लो 90 मिनट्स में तो प्लेयर ऑफ द मैच उसी को देना चाहिए था। बॉल साला के पास थी, अगर साला को आगे जाना देता ना तो मारमूश अपना रन बना लेता। तो वो मुझे तो लग रहा था कि उधर तीसरा गोल पड़ जाए। पेरेडिस का मैं ये कहूंगा कि उसका पिरामिड्स के बीच में उसका स्टैचू बनाना चाहिए जिस तरह से उसने टैकल मारा। अच्छा पहला मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ और रोज ये है एक ना एक मैच तो इंटरेस्टिंग हमें मिल ही रहा है। वर्ल्ड कप इज लिविंग अप टू इट्स हाइप। वो बंदा रोज कहता है कि यार अब इससे अगला दिन क्या अच्छा होगा, वो फिर नेक्स्ट डे वो बड़ा हो जाता है। सेकेंड मैच ने अपनी जो बिलिंग है ना वो थोड़ा सा लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग। दोनों डिफेंसिव टीम्स थी और बड़ा बोरिंग मैच, 0-0 जो है दोनों टीमों का डिफेंसिव शेप रखी थी। लेकिन मैं वैसे इसको अपसेट ही कहूँगा, स्विट्जरलैंड का आगे आना जो है ना। फर्स्ट टाइम आया, कोलंबिया की टीम भी बहुत अच्छी थी, तो डोंट यू फील कोलंबिया आगे आता तो शायद टूर्नामेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होना था। अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया मैच, साउथ अमेरिकन राइवलरी, वो ज़्यादा बेहतर नहीं, साबित कोलंबिया मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जिस अप्रोच उन्होंने किया गेम को। इतना डिफेंसिव मतलब इतना करना नहीं चाहिए था। वो फेवरेट्स थे और जिस तरह से उनके पास अटैक इतनी पेस है, उनके पास लुइस डियाज की, लुइस सुआरेज जो उनके पास है, और जिस तरह से वो खेले वो उसके बाद मुझे जिस तरह पेनल्टीज पे वो जा रहे थे ऐसा लग रहा था पेनल्टीज पे खेलना चाह रहे हैं। और जो कोलंबिया का रिकॉर्ड है पेनल्टीज पे, 2018 में इंग्लैंड से बाहर हो वर्ल्ड कप में, वो 2019 में चिली से कोपा अमेरिका, 2021 में वो यूरुग्वे से, और उसके बाद जो है अर्जेंटीना से बाहर हुए। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पेनल्टीज का, और वही हुआ दोबारा कि पेनल्टी चौक कर गया दोबारा से। पेनल्टीज में जो एक और बड़ी चीज देखने में आ रही है ना, पहले जर्मनी वाले मैच में भी यही था और अब आज भी, सेंटर बैक्स को पेनल्टीज लेने भेजते हैं। वो कल भी सांचेज आया, उसने इतनी बुरी पेनल्टी ली है। मुझे समझ नहीं आ रही कि स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स का काम क्या है। वो उनसे बेहतर बॉल कौन स्ट्राइक कर सकता है, वो क्यों नहीं पेनल्टी लेने आ रहे। जर्मनी मैच में तो बाद में आ गया ना, जो इनसाइड वो प्रेस ने निकाला है कि जो अटैकिंग प्लेयर्स है दे रिफ्यूज टू टेक द पेनल्टी। अव्वल तो ये है कि आपको थोड़ा सा मेंटालिटी अपनी ऐसी रखनी चाहिए। चलो एक प्लेयर कर देता है, 2 प्लेयर कर देता है, सारे अटैकिंग प्लेयर्स का करना और फिर सेंटर बैक्स को आना। कल भी सेम वही चीज देखने में आई है। अकांजी भी स्विट्जरलैंड का, वो इतनी बुरी पेनल्टी थी। मेरे लिए इस वर्ल्ड कप पे अब तक का सबसे बड़ा शॉकिंग जो जा रही है ना वो यही चीज़ है, क्योंकि ओवरऑल अब पेनल्टीज में लोग बहुत अच्छे हो गए हैं। आप लाइक क्लब फुटबॉल में देखें, ये चैंपियंस लीग फाइनल में इवन देखें, मेसी को छोड़ के, मेसी वो उसको एक आप थोड़ा सा दे देना। अदर देन दैट पेनल्टीज में अब वो या आइदर टॉप बिन्स या कॉर्नर्स इसी पे पेनल्टीज करते हैं। लेकिन शायद वर्ल्ड कप पे स्टेज बहुत बड़ा है, वो फ्राइट की वजह से थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस जा रही है, या फिर वही बात है डिफेंडर अगर आगे पेनल्टी लेगा तो वो ऐसी पेनल्टी ले सकता है, इससे और क्या बेहतर नहीं। या तो आप कोशिश करें, अगर हार गए तो हार गए, कोई नहीं, खेलने तो आए हो ना। अगर आपने हारना है, हर टीम या तो आप जीतोगे या बाकी एक ही विनर है, तो कम से कम कोशिश तो करके जाओ। कोलंबिया और स्विट्जरलैंड ने ऐसी कोशिश ही नहीं की। वो कांजी को भेज दिया, सैंचेज को भेज दिया। ये समझ नहीं आई बात मुझे, क्यों ऐसा किया इन्होंने। अच्छा, इसका ये है कि अब हमारे पास क्वार्टर फाइनल लाइनअप तो आ गई है, सारे मैचेस ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पोटेंशियली हर एक में एक क्लियर फेवरेट नजर आता है और दूसरी जो है वो ऐसी टीम है जिसके पास अपसेट करने का पूरा चांस है। फ्रांस, मोरक्को और बेल्जियम, स्पेन। फ्रांस लग रहा है ऑब्वियस विनर है, दूसरी तरफ से स्पेन लग रहा है बड़ा ऑब्वियस विनर है। लेकिन दोनों जो अपोजिशन टीम्स हैं वो दोनों के पास कैपेसिटी है जो अपसेट करने की। मोरक्को के पास भी एबिलिटी है और उनको थोड़ा सा पैराग्वे मैच से अगर देखें ना तो एक वे भी मिल गया हुआ है कि आपने ओलिसे को उसी तरह उस पे वो बंदे वो करने हैं। जो एक डिफरेंस फैक्टर हो सकता है ना इस मैच में, डिटेल में तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो अर्ली मुझे साइंस नज़र आ रहे, हकीमी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि वो मोरक्को के अटैक में भी आगे ज्वाइन करता है, पीछे स्पेस छोड़ देता है और पीछे डेम्बेले, एम्बापे, इनमें से कोई भी वो स्पेस का बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन करके वो कर सकता है। ब्राजील ने भी ऐसी गोल मारा था ना जो मोरक्को को एक गोल पड़ा था। और हकीमी का PSG कनेक्शन भी है, डेम्बेले और ये सारे उसके बड़े डुए के साथ खेलते हैं। तो हकीमी अगर तो मोरक्को के लिए आगे चल के उसने एक आधा गोल निकाल दिया जैसे वो PSG के लिए निकालता है, तो वो एक इनका की फैक्टर हो सकता है। और दूसरी तरफ फ्रांस ने देखना कि कैसे उनके जो ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको अपनी फेवर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अर्ली वैसे क्या नजर आ रहा है इसमें फ्रांस और मोरक्को में? हमने उस दिन भी कहा था कि साइबारी जिस तरह से इंजर्ड हो गया, जो उनका गोल स्कोरिंग थ्रेट है वो इंजर्ड है, अब मुझे लग रहा है नहीं खेलेगा वो।
उसके बाद जिस तरह से अब हकीमी की बात करें, फ्रांस की जो लेफ्ट बैक साइड है वो सबसे ज़्यादा वीक साइड है। लुकास डीने स्टार्ट करता है, इतना अच्छा वो फॉर्म में भी नहीं है, तो वो वहाँ पे तंग कर सकते हैं। इब्राहिम डियाज और हकीमी कॉम्बिनेशन बना के जो पेस है उनकी वो इस्तेमाल करें। बाकी जैसे हमने पैराग्वे के खिलाफ देख लिया, जिसमें फ्रस्ट्रेट करते हैं वो मोरक्को कर सकता है काम। ये अफ्रीकन टीम्स होती हैं इस तरह के काम कर लेती हैं, ये डिफेंसिव साइड भी इनकी इस तरह की है। बाकी ओलिसे को जिस तरह रोक लें, बाकी डेम्बेले जिस तरह मेरा की परफॉर्मेंस नहीं है उसकी इतनी, वो हैट्रिक निकाल दें वो तो मैं शुरू से कहूँगा वो उसके नहीं है। वो एम्बापे थ्रेट है उनका, और ओलिसे अगर बाहर होता है गेम से तो एम्बापे को इतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो अर्ली किसी का लग रहा है जो डार्क हॉर्सेस अब, या मैं कहूंगा कि नहीं उनका अब डार्क हॉर्स वो है जो टूर्नामेंट जीत भी सकता है, जिसपे इतनी कैपेसिटी भी हो। ड्रॉ से भी आप देख लो और जो करंट फॉर्म पे भी देख लो, कौन ऐसा लग रहा है जो वो कर सकता है। नॉर्वे का मुझे थोड़ा सा पाथ लग रहा है, अगर डार्क हॉर्स वो लग सकता है ना, क्योंकि मोरक्को को फ्रांस थोड़ा सा आई गेस स्टेप टू फार होगा उसके लिए। इवन दो आई वांट कि फ्रांस अगर बाहर होता है ना तो स्पेन का बात इजी हो जाएगा। मैं तो इंग्लैंड के पास हालैंड और एम्बापे का फाइनल होने है भी है, तुम दोनों खुश हो ही जा रहे हो। वो उसकी एक दो, हालांकि वो इजिप्ट अगर कल हो जाता ना, फिर इसने कहना था मुझे यही नहीं, अभी भी सोफे की बात तो हो ही नहीं रही ना। जेन्युइन बात बताऊं, मैं कल रात को मैं सोचा था अगर इजिप्ट जीत गया फाइनल में पहुंच गया ना, फ्रांस को मैंने छोड़ देना है, क्योंकि मोहम्मद साला था उस टीम में। लेकिन मोहम्मद साला नहीं होता तो फिर जो ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ जो है ना चीज़ें जो हम चाह रहे थे, जैसे हमने कल अपना क्विज शो किया था, वो हैदर ने तो खैर हैंड्स डाउन वो ले गया, बोलता हुआ रहती है जी। अच्छा, कुछ ना वो पॉइंट से हम जो चाह रहे थे डिस्कस करना, यंगस्टर्स का स्पेशली है कि हर किसी की ये होती है कि कौन सा ऐसा इमर्जिंग प्लेयर है जो निकलेगा। जैसे 2018 में हमें एम्बापे ने एक बहुत वो किया था, तो सिमिलरली इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखना है कि कौन सा यंग प्लेयर ऐसा है जो अभी आके फॉर द नेक्स्ट ईयर्स डोमिनेट कर सकते हैं। प्लेयर्स वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे हालैंड है, करता बहुत अच्छे से वो परफॉर्म आ रहा है, लेकिन एक वर्ल्ड स्टेज पे जब उसको चांस मिलता है तो नाउ द वर्ल्ड नोज हु हालैंड इज। तो सिमिलरली इस वर्ल्ड कप में कौन सा ऐसा यंगस्टर है जो आपको लगता है जो इमर्ज आउट किया और जो कमिंग ईयर्स में डोमिनेट कर सकता है? या इस हैंड्स डाउन पाउ कुबासी, जिसमें रिकॉग्निशन उसको मिलनी शुरू हो चुकी है, सेंटर बैक्स की जितनी तारीफें मिलना शुरू हो गया, वो बार्सिलोना के लिए नहीं मिल रही थी। और मुझे लगता है एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसको इतनी हेडलाइंस मिलेंगी, वो अगला बेस्ट प्लेयर बन जाए। तो आपका स्पेन का जो सेंट्रल डिफेंडर है पाउ कुबासी, आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लगा? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मैं कहूंगा प्लेयर माइकल ओलिसे डुए कहूंगा, लेकिन उनका पहले ही रिकग्निशन है उन्हें। ओलिसे का वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें इस कैटेगरी में उसको रख सकते हो, क्योंकि पहले यही लग रहा था बायर्न म्यूनिख के लिए अभी तक चैंपियंस लीग नहीं जिता सका उनको, और जर्मन लीग जीतना तो बायर्न म्यूनिख के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ओलिसे, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं था कि वो वर्ल्ड बेस्ट टीम का ऐसी हार्ट बीट बन के भी कर सकता है। दैट्स अ गुड पिक अगर आपको वो लग रहा है। अच्छा, मैं पर्सनली थोड़ा सा जो इसमें वो करूँगा, मुझे लग रहा है साइबेरी जो है ना, जो मोरक्को का, उससे लोगों को बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं थी। वो बायर्न म्यूनिख ने साइन किया तब भी लोग इतने खुश नहीं थे, कि वो कह रहे थे पता नहीं है किस तरह का प्लेयर है। तो वो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट स्टार हो सकता है। मोरक्को वैसे एज अ टीम भी उन्होंने जिस तरह इमर्ज कर रहे हैं, अब एक बड़े टीम वाली उनमें बात आ रही है, तो आई पर्सनली फील के साइबेरी जो है ना वो पिक हो सकता है। साइबेरी वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता था, वो सेनेगाल और मोरक्को का जो मैच था, उसके टावल जो छीन रहा था सेनेगाल के पेस से, सिर्फ उसके लिए जाना जाता था वो। तो बड़ा उसकी बुरी रेपुटेशन थी इस बारे में, पर वर्ल्ड कप में उसने रेपुटेशन अपनी सही कर रहा है वो। सही। तो लेट्स सी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इन तीनों में से कौन से स्टार्स ऐसे हैं जो शाइन करते हैं। अच्छा, अब जैसे हम कह रहे थे, कुछ लोग हैं वो ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट आपको कौन से तीन ऐसे अंडररेटेड और तीन ओवररेटेड प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप में फील हुए हैं, जिनकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बाद आप ये अब हतमी फैसला दे सकते हो कि ये वाकई ओवररेटेड थे और ये अंडररेटेड थे? डेम्बेले 100%। पहले आप ओवररेटेड वाली पिक सब डेम्बेले 100% ओवररेटेड है, क्योंकि अब वो वाले सिनेरियोज नहीं है जो लीग वन के अंदर होते हैं कि 10 दिन बाद आप खेल रहे हो, आप अपनी मर्जी से मैच पोस्टपोन करवा रहे हो, आप 1000 मिनट्स पूरे सीजन के अंदर खेल रहे हो। जब 3 दिन बाद मैचेस खेलने होते हैं तो हमने देख ली उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो हैंड्स डाउन ओवररेटेड। अच्छा, सेकंड जो है बाकी अंडररेटेड मैं फिर भी पाउ कुबासी को ही कहूंगा अभी भी, कि वो इस तरह से रिकॉग्निशन उसको मिलती नहीं है जिस तरह मिली, और थोड़ी मिलना शुरू हो गई है, तो वो जो है वो अंडररेटेड। एक और आप अपने अंडररेटेड और ओवररेटेड को बता दो। ओवररेटेड इस तरह से चूज करना मुश्किल है, पर डेम्बेले के अलावा आप अगर रोनाल्डो नाम नहीं ले रहे तो मैं बड़ा हैरान हूँ। नहीं, रोनाल्डो का मैं क्या कहूँ, बेचारे पे अब इतना ज्यादा भी हमें करना चाहिए रोनाल्डो पे कि बहुत ज्यादा तनकीद करूँ मैं करता हूँ। आपकी अंडररेटेड और ओवररेटेड पिक? आपको पहले अपने तीन ओवररेटेड बताता हूँ। डेम्बेले पे मैं एग्री करूंगा,
अब विटीनिया और ब्रूनो फर्नांडिस जो इन्होंने क्लब के साथ किए हैं ना, इतना कमाल प्लेयर, हमने कहा था बेस्ट मिडफील्ड बनेगी, लेकिन परफॉर्मेंस ही नहीं है कोई वर्ल्ड कप में, और फिर जो है कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको अंडररेटेड बताऊंगा। अंडररेटेड में ये वैसे थोड़ा फेयरली रेटेड टाइप होगा, माइकल ओलीसे एक तो, बारकोला, और लास्ट मैं कहूंगा जो वो है, क्या नाम है डिफेंडर, यासिर इब्राहिमी जो इजिप्ट का है, उसने जैसे हेडर मारा था कल, वो उसकी परफॉर्मेंस इजिप्ट के लिए स्टार्टिंग से अच्छी आ रही थी, तो इसलिए मैं उसे पिक करूंगा। अच्छा, बारकोला इज अ वेरी गुड पिक, क्योंकि डुए क्लब फुटबॉल में इससे इवन दो आगे वो चल रहा होता है, तो यही लग रहा था कि डुए ये लेफ्ट स्पॉट जो है ना वो करेगा, लेकिन बारकोला केम इन द साइड, आर्सेनल को उससे नाम भी जोड़ा है। मैं हालांकि इतना सेटिस्फाइड नहीं था इस लिंकअप से, लेकिन आफ्टर सीइंग बारकोलास परफॉर्मेंस, वाकई एक तो एज भी ऑन हिज साइड और बाकी प्ले भी जो है ना, बारकोला का अगर वो फिनिशिंग अपनी बेहतर कर लेता है ना तो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन सकता है। बाकी ट्रोसार्ड जिस तरह आर्सेनल से चला गया तो लग रहा है कि बारकोला जा सकता है। एक ना एक बड़ा प्लेयर तो आएगा ना, मार्टिनेली की भी मुझे लगता है जाने की बातें हो रही हैं, तो वो क्लब फुटबॉल की वजह से ना। अच्छा, दूसरा जो एक और चीज़ है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो आपको एक चीज़ चाहिए वो है एक अच्छा मैनेजर। जो हमने मैनेजर का इम्पैक्ट देखा है, कुछ मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने एक सर्टेन मैच पे तो इम्पैक्ट किया, ओवरऑल टूर्नामेंट पे नहीं कर पाए, जिसमें ब्राज़ील जापान में जैसे अंचेलोटी का एक फैक्टर था, तो मुझे लग रहा था कि मे बी अंचेलोटी फैक्टर विल कैरी देम थ्रू, लेकिन वो उस तरह नहीं कर पाया। तो कौन सा मैनेजर ऐसा है जिसने, जो है बड़ा, नाम भी बड़ा है, या अगर नाम इतना बड़ा नहीं भी है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है ना, गिवन द फैक्ट कि उसकी टीम उसके पास कैसी है, उसने सही तरह यूटिलाइज किया, तो हु डू यू थिंक इज द बेस्ट मैनेजर राइट नाउ, जो अवेलेबल टीम है यहाँ जो इवन एलिमिनेट हो गई उनमें से? मेरे लिए थॉमस टुकेल इंग्लैंड के लिए, जिस तरह से पहले उसकी स्क्वाड उसने चूज की, जिस तरह से बड़े नामों को नहीं लिया उसने उनको देखा जिनकी फॉर्म है, और उसके बाद जिस तरह गेम मैनेजमेंट है उसकी, जिस तरह चेंजेस वो करता है, और उस तरह से जिस तरह से हम देख रहे कोंगो के खिलाफ उसने जिस तरह चेंजेस किए, तो उस तरह से मुझे इसलिए इंग्लैंड के लिए मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड बेहतर कर सकता है उसके जरूर। इंग्लैंड को एक वो टीम रही है ना जो कि जिसको इतना लोग नहीं रेट करते थे, लेकिन आफ्टर हिज प्रेजेंस, या जिस तरह उसने मैक्सिको वाला रिजल्ट है ना, वही बात है, कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो एट द टाइम आपको उनके मैग्नीट्यूड का नहीं अंदाजा होता, लेकिन आफ्टर अ वाइल आपको आइडिया होता है। मैक्सिको वहाँ ना हारते, या फोर्ट्रेस उनके लिए है, वो 100 साल में वो हार्डली 2 या 3 मैचेस वहाँ हारे, तो एट उस कंडीशन में उस तरह जाके परफॉर्म करना और फिर वो मैच चेंज करना 1 मैन डाउन, तो वाकई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपको मैनेजर कौन सा लग रहा है जो अभी तक? मैं स्क्लोनी कहूँगा, क्योंकि उसने जो है, फ्रैंकली बात करूं तो बाबो को खिलाया है जो बूढ़े हो गए पूरे, लेकिन फिर भी वो जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे हमने इजिप्ट के खिलाफ देखा है, वो कमबैक क्या मारी उन्होंने। अच्छा, थोड़ा सा होता है इमोशनलेस है स्क्लोनी भी जो है ना, वो कार्लो एंचेलोटी बनने की कोशिश कर रहा है। कल थोड़ा खुश हुआ है जो फाइनली अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल। स्क्लोनी का ये है कि अभी भी मेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो लोग, और जैसे यंग प्लेयर्स को तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, निको पास, जुलियानो सिमियोने, वैलेंटिन बार्को, इनको तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे वो, तो यहाँ पे मैं इस पे ना थोड़ा तनकीद करूंगा इस पे। पर्सनली आई फील कि इस वर्ल्ड कप में जो डेशॉम्प है ना, वो वर्ल्ड कप पहले उसने तो सब कुछ तो जीता हुआ है, वो जब प्लेयर था तब भी और एज मैनेजर भी, बट आई फील जो डेशॉम्प ने जो इस दफ़ा जैसे किया ना फ्रांस को, कि मुझे लग रहा था कि अटैकिंग टैलेंट को मे भी वो सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उसने केमिस्ट्री बनाई हुई है कि फ्रांस इस टाइम अनस्टॉपेबल लग रही है। यूजुअली होता नहीं है कि कोई भी ऐसी टीम है, और मैं चाहूँगा भी ये कि क्योंकि वर्ल्ड कप है ना, वो लगना ही चाहिए कि आपने बड़ी मुश्किल से जीता है, लेकिन फ्रांस मुश्किल टीमों के अगेंस्ट भी मेकिंग इट लुक सो इजी, और आसान टीमों को मुश्किल वो तो पैराग्वे ने थोड़ा सा कर दिया ना। तो ओवरऑल द वे ही इज यूटिलाइजिंग हिज स्क्वाड सो वेल, जो चेंजेस वो कर रहा है, जो ओवरऑल एक टीम की उसने केमिस्ट्री और वो हार्मनी क्रिएट की हुई है, स्टार प्लेयर जो उसका है एम्बापे, उसको जिस तरह उसने वो यूटिलाइज किया, तो आई थिंक माय पिक वुड बी डेशॉम्प। तो बाकी अब क्वार्टर फाइनल लाइनअप हमारे सामने सेट है। वर्ल्ड कप इज एंटरिंग इट्स मोस्ट क्रिटिकल स्टेज नाउ। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज शो। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल, हमारे साथ रहिए।